चलिए आगे को बढ़ते हैं और अब कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चंस की तरफ रुख करेंगे, है ना। आई होप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ तक आप सभी ने कवर अप यहाँ पर अच्छे से कर लिया होगा। तो 2 पोर्शन कर देता हूँ मैं बोर्ड के, है ना, जो कि आपको भी सही लगे। इस पोर्शन में मैं क्वेश्चन को लिख दूँगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, मैं लगा दूँगा क्वेश्चन का, ठीक है। PIP लगा दी जाएगी यहाँ पर क्वेश्चन की। मैं लिख भी सकता था क्वेश्चन, पर टाइम ज़्यादा लग जाता, कंज्यूमिंग बहुत होता है ना। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। अगर आपको क्वेश्चन लिख के ही चाहिए तो मैं अगले वीडियो से वो भी कोशिश करूँगा, मैं लिख दूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल हम PIP से काम चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और पहला क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। NCERT का क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। हमसे बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालनी है बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्पेयर। देखो स्मॉल भी इसने बोल दिया क्योंकि वैसे भी कूलम फोर्स जो है वो पॉइंट चार्जेस पे ही लगने वाली है। तो 2 स्मॉल चार्ज स्पेयर अपने पास है, तो बना लेते हैं। एक स्मॉल चार्ज स्पेयर ये है, एक स्मॉल चार्ज स्पेयर है, ठीक है। स्मॉल लिखा है लेकिन अब मेरे को आपको दिखाने के लिए थोड़े से बड़े बनाने पड़ रहे हैं। तो 2 स्मॉल चार्ज स्पेयर हैं, इनका जो चार्ज है वो है, एक में है 2 × 10⁻⁷ कूलम, 2 × 10⁻⁷ कूलम, और दूसरा जो है उसमें दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम, 3 × 10⁻⁷ कूलम। दीज आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो इनके बीच का ये जो गैप है, ठीक है, ये कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, देखो। और मीडियम जो है, मीडियम एयर दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला हटा देता हूँ पोर्शन। ये अपना पहला क्वेश्चन, मीडियम एयर दिया है, 2 चार्जेस हैं, लेट से ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 का चार्ज 2 × 10⁻⁷ है, Q2 का चार्ज 3 × 10⁻⁷ है। बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, मीडियम एयर है, बहुत बढ़िया। अब देखो 30 सेंटीमीटर दिया है। पहले आपने जब चीज़ों को पढ़ लिया है, आपने जब यूनिट लिख दी है, तो उनको SI में कन्वर्ट ज़रूर करो। अब ये 30 सेंटीमीटर, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझाऊंगा। इसके आगे के भी जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम रटेंगे नहीं, बल्कि लॉजिक समझेंगे। बट इस क्वेश्चन में समझ लायक कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इस 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 30 × 10⁻⁻² मीटर हुआ, है ना। या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। अभी छोटा बहुत कन्वर्जन आपको आना चाहिए। तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन सीधे सीधे कर लेता हूँ। सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्जेस। बहुत बढ़िया, फोर्स पूछी है, सीधी सीधी सी बात है। तो फोर्स पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कूलम फोर्स निकालने को बोल रहा है। तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर ये जो ε0 ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि वैक्यूम हो चाहे एयर हो, इसकी वैल्यू तो एक ही रहनी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9 × 10⁻⁹। तो यहाँ से जो मेरी फोर्स है, मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रहा, यूनिट लिखने का एक स्पेसिफिक मतलब नहीं बनता, क्योंकि लास्ट में फोर्स निकालनी है तो यूनिट न्यूटन ही आने वाली है, अगर सब ऐसा ही रही आपने। तो 1/4πε0 की जगह रखा 9 × 10⁻⁹। Q1 जो चार्ज है आपका, उसकी जगह रखा 2 × 10⁻⁷। देखो ये 7 कूलम में ही है, तो उसको चेंज नहीं करना। Q2 जो है वो है 3 × 10⁻⁷ कूलम, और अपॉन में जो r² है, r मेरा आया 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें। अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो ये 9 × 10⁻⁹ को ऐसा ही रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। 2 × 3 हो जाएगा 6 टाइम्स 10⁻⁻14 -7 + -7। नीचे पर है 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर, यानी कि 9 × 10⁻⁻2, ठीक है। ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है, कट जाएगा। फोर्स जो आएगी वो आएगी 6 × 10⁻⁻14 + 9 अपॉन में 10⁻⁻2। फोर्स इक्वल टू 6 × 10⁻⁻5
और ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो यहाँ से फोर्स आएगी 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो सिंपल सा था, कुछ नहीं था, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, यही आंसर भी आपका यहाँ पर आ रहा है, 6 इंटू 10⁻³ आपके सामने भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है, ये तो ही क्या होगा, एक काम करेंगे, क्वेश्चन को ऊपर पर ही अप्लाई कर देंगे, है ना। क्वेश्चन को, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है तो इसकी पीआई भी मेरे को लगभग, अगर मैं बड़ा बड़ा भी इसको दिखाऊंगा तो इतने में आ जाना चाहिए, इतने कुछ में। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, पूछा द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम। तो मान लेते हैं लेट जो पहला पॉइंट चार्जेस है, जो पहला पॉइंट चार्ज है, लेट फर्स्ट पॉइंट चार्ज भी प्लस क्यू कूलम, या फिर प्लस क्यू लिख दिया सिंपल। तो सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 7 कूलम है, तो पहला पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, मान लो दूसरा जो पॉइंट चार्ज था वो था Q2, तो इन दोनों का जो सम था वो तो 7 आया था। तो अगर पहला पॉइंट चार्ज Q है, दूसरा निकालूंगा तो क्या आएगा, दूसरे का क्या आएगा, 7 माइनस Q। ठीक है, ये प्लस लिखते नहीं है, ये प्लस खाली क्या बताता है, ये प्लस खाली चार्ज का नेचर बता रहा होता है, ये प्लस को न्यूमेरिकल में कहीं अप्लाई नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट चार्ज था Q, दूसरा था Q2, या फिर सिंपल ऐसे समझ लो, लेट फर्स्ट चार्ज भी Q1 ले लिया मैंने। ठीक है, Q1 ले लिया। सेकेंड पॉइंट चार्ज जो था वो था Q2। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, अच्छा कॉन्सेप्ट है एक, अगर समझा जाए तो। ठीक है, ये भी प्लस में ही लेंगे। प्लस में क्यों ले रहे हैं, नेचर ऑफ चार्ज, क्योंकि कुछ दिया नहीं है। अगर माइनस दिया होता तो माइनस लेते ऑब्वियसली, लेकिन फिलहाल कुछ दिया नहीं है तो प्लस में लेंगे। माइनस प्लस बस ये बताएगा कि ये चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल हो रहे हैं। इन केस दोनों में अगर कुछ नहीं दिया है तो प्लस ही मान के चलेंगे और इसको न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करेंगे। इन दोनों का जो सम है डेट इज 7 माइक्रोकूलम, यानी कि अगर मैं Q1 प्लस Q2 करूंगा तो ये 7 माइक्रोकूलम के बराबर आ रहा है। Q1 प्लस Q2 जो है वो 7 माइक्रोकूलम के बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है माइक्रो आ रहा है। ठीक है, तो माइक्रो का ध्यान रखेंगे, इसमें यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। अगर पहला पॉइंट चार्ज Q1 है तो Q1 को मैं जस्ट Q भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 नहीं भी लिखना तो चलता है। पहला पॉइंट चार्ज Q1 है या फिर Q है और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है। अब यहाँ देखो, अगर Q प्लस Q2 की वैल्यू 7 है, ये गिवन है क्वेश्चन में, हमें गिवन क्या है कि Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। Q1 प्लस Q2 कितनी है, तो यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, 7 माइक्रोकूलम माइनस Q1, ऐसा ही तो कुछ आएगा। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 7 माइनस Q1। ठीक है, और ये 7 माइक्रोकूलम में है, तो ये अपने को यहाँ से वैल्यू मिली है Q2 की, और Q1 को हमने एज्यूम कर रखा है। अब देखो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन खत्म कैसे हुआ, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर आता है हमारा, ठीक है, मैथमेटिक्स में होता है, हमने देखा ही होगा। तो लीनियर इक्वेशन अलग अलग वेरिएबल्स में आता है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स भी आता है। अब जब भी आपकी लीनियर इक्वेशन बनती है तो आप देखो, आपके पास अगर एक वेरिएबल है ना, आपकी कोई भी इक्वेशन बनी और उसमें अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब आपने अगर यहाँ पर ध्यान से देखा होगा तो ये Q1, यहाँ भी Q1 है और Q2 की जगह भी मैं Q1 ले आया, मतलब अब मेरे पास इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल बचेगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, 2 वेरिएबल होते तो कुछ कंडीशन हमको चाहिए होती है। अगर 2 वेरिएबल की बात आती है तो कंडीशन चाहिए होती है, और सिमिलरली 3 वेरिएबल्स के लिए भी हमारे पास कंडीशंस होनी जरूरी है। इस क्वेश्चंस में आपको एज सच कंडीशन नहीं मिलेंगी। इस क्वेश्चन में उतनी पर्याप्त कंडीशन नहीं है कि आप 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल में रख के इसको सॉल्व करो। इससे अच्छा है कि आप इसको 1 वेरिएबल में ले आओ। तो मैंने क्या करा, मैंने इस क्वेश्चन को 1 वेरिएबल में ले आया हूं। ये 1 वेरिएबल अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो आगे चल के आ जाएगा, देखो। ठीक है, अभी बस इतना ध्यान में रखो कि Q2 की वैल्यू इतनी है, Q1 की वैल्यू तो प्लस Q ही है। ठीक है, और Q1 और Q2 को जोड़ के 7 माइक्रोकूलम आ रहा है। ठीक है, आप Q भी लिख सकते हो, Q1 भी लिख सकते हो, इसको जो आपकी मर्जी है वो लिखो। अच्छा, दे रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन।
अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से देखना। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था वहां पर भी यहाँ पर रिपेल वाली क्योंकि बात आ गई है, पहले क्वेश्चन में भी रिपल्सिव फोर्स लग रही थी। क्यों? क्योंकि जो चार्जेस थे उनके बारे में हमें कुछ बताया नहीं था, उनके नेचर के बारे में, तो हमने दोनों को पॉजिटिव नेचर का एज्यूम कर रखा था, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। इस केस में क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो फोर्स मुझे गिवन है 1 न्यूटन है, इतने से ही एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, रिपेल अट्रैक्ट से यहाँ पर मेरे को मतलब नहीं है फिलहाल। तो इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, 30 सेंटीमीटर अपार्ट कहने का मतलब इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है भाई, 30 सेंटीमीटर है। इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान में रखना। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अब आपको क्या बोल रहा है कि ईच चार्ज, प्रत्येक चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करो, यानी कि Q1 की वैल्यू भी बताओ और साथ ही साथ Q2 की वैल्यू भी बताओ। तो मुझे फोर्स दे रखी है और मुझे फोर्स का फॉर्मूला भी पता है। F इज इक्वल टू क्या होता है वो, या तो K लिख लो या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मेरे को F पता है, मुझे R पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पता है, कुछ नहीं दिया है तो 9 × 10⁻⁹ लूंगा। Q1 की वैल्यू मैंने एज्यूम कर ली, लेट से प्लस Q है, तो Q2 मेरा आ जाएगा 7 - Q1 या फिर 7 - Q। तो यहां से मैं इसको एक बार वैल्यू रख के देख लूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह रख दूंगा मैं 9 × 10⁹ इंटू Q1 की जगह में रख दूंगा सिंपल Q, Q2 की जगह में रख दूंगा 7 - Q अपॉन में R की जगह में रख दूंगा 30, R की जगह में रख दूंगा 30। ठीक है, अब इतना अगर आपने देख लिया है तो मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा यहां से, है ना। बातें इतनी ही है भाई। अब आप एक बार ध्यान से यहां पर देखो, क्वेश्चन में आप पढ़ो कि आपको ये जो 7 है ये माइक्रो कूलम दे रखा है। सिमिलरली ये जो Q है ये भी माइक्रो कूलम दे रखा है। ये जो है अपना प्लस Q, ये तो Q1 चार्ज की वैल्यू है, और ये 7 - Q है, ये Q2 चार्ज की वैल्यू है। इतना तो समझ में आया ना। ये Q1 चार्ज की वैल्यू है, ये Q2 चार्ज की वैल्यू है, और दोनों माइक्रोकूलम में है। सिमिलरली जो नीचे वाला मेरा 30 दिया है, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इन दोनों के बीच की, ये मेरे को सेंटीमीटर में दे रखा है ना। तो यहां से F कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल बन जाएगा। वो कैसे? F इक्वल टू, ये क्वेश्चन में बस यूनिट में ही घुमाया है आपको, 9 × 10⁻⁹, और आपको ये ध्यान में रखना था कि आप एक ही वेरिएबल में बनाओ इक्वेशन। बहुत लोग इसमें फॉर्मूला दे रहे हैं, भाई वो फॉर्मूला तुम ला कहां से रहे हो ये बताओ। आपने बहुत सारी, अगर कहीं पर आपने इसको किसी और जगह से इसको सीखने की कोशिश करी इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में लोग एक मनगढ़ंत फॉर्मूला बना दे रहे हैं। अब वो फॉर्मूला आप ला कहां से रहे हो? आपने उसका कुछ डेरिवेशन करा है, आपने उसका कुछ प्रूफ करा है, आपने उसको बेसिक मैथ्स में करा है? नहीं, कोई रिलीवेंसी नहीं है उस फॉर्मूले की, ना बेसिक मैथ्स में करा है ना कहीं करा है, बस ला के यहाँ डाल दे रहे हैं कि भाई ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को रटो। कितने फॉर्मूले रट लोगे ऐसे? ये तो बिल्कुल ही एक फेलियर मेथड है ना। अगर इनफैक्ट कोई इस फॉर्मूले से एग्जाम में करके भी आता है तो उसको फुल मार्क्स देने बनते ही नहीं है, उसने फॉर्मूला ही क्यों याद किया, वो फॉर्मूला काम का नहीं है। तो F इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ इंटू, आप देखो ये Q जो है मैक्रो कूलम में है, मैंने कहा, तो आप क्या करो, इसको कूलम में ला लो। मैक्रो कूलम में होते हैं 10⁻⁻6 कूलम, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ये 7 × Q को भी आप 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे पर है 30 सेंटीमीटर भाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 30 × 10⁻⁻2, या फिर मैं इसको सीधे सीधे लिख दूंगा 3 × 10⁻⁻1, तो 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया भाई। ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन है, तो F की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? F की जो वैल्यू आई सर जी, वो आई 9 × 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 को एक साथ लाओ, 10⁻⁻12 बना। इस Q से इस अंदर वाले को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचा? 7Q, ये 7 माइनस है, हाँ ठीक है, 7Q - Q स्क्वायर, ये 10⁻⁻6 आप पहले ही यहाँ ला चुके हो, 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर।
ठीक है। अब तो क्योंकि पहला चैप्टर है इसलिए थोड़ा स्लो कैलकुलेशन के साथ ही हम चल रहे हैं, है ना। इसके बाद तो हम चलते रहेंगे अच्छे अच्छे से। ये बना 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर -12 और 9, चलो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्या बोलते हो, 9 10 11 12 यानी कि 10 की पावर -3। अंदर बचा भाई कितना, 7q माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 3 ज़ा 9 टाइम्स 10 रेज टू पावर -2। ये 9 से 9 भी कट जाएगा फिर, 9 से 9 भी कट जाएगा। तो अब क्या बचा अपने पास, फाइनली जो फोर्स की वैल्यू आई वो आई अपनी 7q माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर -3 और 10 रेज टू -2 पर ले गया तो +2 बना। तो यहाँ से F इक्वल टू आया 7q माइनस क्यू स्क्वायर इंटू 10 रेज टू पावर -1। ठीक है, ये वैल्यू आई। अब भाई क्वेश्चन में देखो फोर्स की वैल्यू तुमको गिवन है 1 न्यूटन। क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है 1 न्यूटन। तो मैं क्या कर दूंगा, 1 इक्वल टू 7q माइनस क्यू स्क्वायर 10 रेज टू पावर -1। देख ये 10 रेज टू पावर -1 को यहाँ भेजेगा, 10 रेज टू पावर -1 इसको ऊपर भेज देगा तो 10 की पावर 1 यानी कि 10 बन जाएगा। तो 10 इक्वल टू इतना बना। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अच्छी खासी, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये बनेगा क्यू स्क्वायर -7q प्लस 10 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर मैं एक मेथड लगा रहा हूँ, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एसपीटी बोलता हूँ मैं इसको, एसपीटी। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है। 10 1 जा 10 तो 5 इंटू डी, ये 10th की बेसिक मैथ्स है, इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको लगाना नहीं है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। यहाँ सिंपल हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर रहे हैं। तो 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर जो 7 बना दें और मल्टीप्लाई करके 10 आए तो 5 + 2 7 होता है और 5 2 जा 10 होता है। ठीक है, सिंपल सी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। जिसको बेसिक मैथ्स नहीं आती फिर कुछ नहीं हो सकता भाई 12th में, है ना। तो क्यू स्क्वायर माइनस 5 + 2 7 बनाएगा, क्यू प्लस में 10 इक्वल टू 0, ये हो गया। तो यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्यू स्क्वायर -5q - 2q प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ से q कॉमन निकाल तो क्या बचेगा, q - 5 - 2 कॉमन निकाल तो q - 5 इक्वल टू 0। तो देख q की दो वैल्यू मेरे पास आई, आइदर q जो है वो +5 होगा या फिर जो q है वो प्लस का 2 होगा, प्लस का 5 होगा या फिर प्लस का 2 होगा, है ना। प्लस का 5 प्लस का 2 मतलब नेचर है, नेचर अभी नहीं लिखते, या तो 5 होगा या 2 होगा, सिंपल सा इतना समझते हैं। अब Q1 और Q2 की जो कंबाइंड वैल्यू थी वो 7 थी। अगर Q5 है, अगर Q5 है तो Q2 2 आ जाएगा, अगर Q2 है तो Q2 5 आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी कह सकते हो, अगर एक 5 तो दूसरा 2, अगर एक 2 तो दूसरा 5। तो सिंपल सी बात यह है कि वन चार्ज कोई भी एक चार्ज लेट से QE है वो 5 कूलम्ब है, तो जो दूसरा चार्ज है अनदर चार्ज है वो 2 कूलम्ब का है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, अनदर चार्ज 5 कूलम्ब का, वन चार्ज ये Q वाला चार्ज है अपना वो 2 कूलम्ब का है। इस तरीके से भी हो सकता है। तो 5 और 2, इसके 2 आंसर आएंगे। 5 और 2 दोनों ही सही हैं, कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते इसमें। एक चार्ज अगर 5 है तो दूसरा 2 है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इनका चार्ज आप कह सकते हो कि इन दोनों का क्या है, नेचर अलग अलग है, रिपल्सिव नेचर इनका रहेगा, है ना। ये तो क्वेश्चन में ही दिया था शायद अब की बार कि रिपल्सिव नेचर वाले हैं, वो आप देख लेना, रिपल्सिव नेचर रहेगा। ये 2 चार्ज हैं अगर अपने पास, अगर इसमें से ये 5 है, फोर्स तो फिक्स है 1 न्यूटन की, डिस्टेंस ही हमने फिक्स कर दी। अगर ये 5 है तो ये 2 है, या फिर ये भी कह लो कि ये 2 है तो ये 5 है, तो बात एक ही जम रही है। मतलब एक 5 का है और एक 2 का है, अब उसमें से कौन सा है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस यही 2 आंसर आते हैं, 5 और 2, 5 और 2, आप किसी भी मेथड से बनाओ। 2 क्वेश्चन यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से कर लिए। चलिए अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही कैजुअल तरीके से लिखा जा रहा है इधर, है ना।
ये क्लियर नहीं हुआ है अभी तक, सो वेट अ मिनट। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, इतने में लगा दूंगा इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। तो दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, दो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं, और ये इक्वल चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है। कैरिंग इक्वल चार्जेस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रखी है 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। आर की वैल्यू दी है 5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। और ऐसी चीज हमने एक ही जगह पढ़ी है जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स में से आया है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में से आया है। और यहां पर आप जो वैल्यू लेते हो वो इंटीग्रल वैल्यू होती है, यानी कि इंटीजर वाली वैल्यू होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटम मैकेनिक्स में से आया है, और यहां पर आप जो भी वैल्यू लोगे वो इंटीग्रल वैल्यू होगी। आइदर वो चीज 1 2 3 4 होगी, वो पॉइंट में नहीं होगी। क्या वो चीज पॉइंट में नहीं होगी, वो 1 2 3 4 होगी, वो 1 2 3 4 होगी। तो आपको चार्ज निकालना है पहले, और देन आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है ना, तो मुझे पता है Q इक्वल टू एन इंटू ई, Q इक्वल टू एन इंटू ई, आपको ये n निकालना है। तो n इक्वल टू हुआ Q अपॉन E। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास E की वैल्यू तो होती है बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। आपको बस एक Q निकालना है, ये Q की वैल्यू यहाँ कितनी है, ये Q को निकाल दूंगा तो मेरा n सीधी सीधी बात है निकल ही जाएगा, है ना। अब इस Q को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो चीजें गिवन है उससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला पड़ा है अभी तक, तो फिर इसमें तो सोचना भी नहीं है कि F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप नेक्स्ट चीज कि F की वैल्यू मेरे को 3.7 10⁻⁻9 दी है, 3.7 10⁻⁻9 दी है। और मैंने अभी अभी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है, जहां बस इंटीग्रल वैल्यू लोगे, इंटीग्रल वैल्यू लोगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.2 1.3 ऐसा नहीं आने वाला, वो या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे ही चलेगा। तो कुल मिला के आप फोर्स को भी यहाँ राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर ये मेरे को 3.7 दिया है तो मैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए इसको राउंड ऑफ करके 4 कर ले रहा हूं। आप चाहो पूरा रख के देखो, लेकिन आपको बाद में भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वहां आप पॉइंट में आंसर आपको लाना ही नहीं है, तो आप पहले से ही पॉइंट में आंसर क्यों रख रहे हो, ठीक है। ये क्या सर हर केस में एप्लीकेबल होगा ऐसे कि 3.7 को राउंड ऑफ करा 4 कर लिया? हाँ, लगभग हर केस में एप्लीकेबल होगा। शायद कोई एक दो केस आपको ऐसे मिले जिसमें एप्लीकेबल ना हो, लेकिन वो आपको विद एक्सपीरियंस पता चल जाएगा। तो 3.7 को मैं यहाँ पर 4 ले सकता हूँ, लेकिन आपको राउंड ऑफ का भी पता होना चाहिए। 3.7 है तो ऐसा नहीं कि इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लिया, 3.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आएगा, 3.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आएगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर रख देते हैं इसको, यह आएगा 4 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 की वैल्यू नहीं पता है और बोल रहा है इक्वल चार्जेस है, मतलब अगर Q1 Q है तो Q2 भी Q है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। R दिया 5 इंटू 10⁻⁻10 यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻50, यानी कि 25 इंटू 10⁻⁻50, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में ही दिया था ना भाई ये, हाँ एंगस्ट्रॉम में ही था।
Just wait, let me check the question. साथ चले. Electrostatic force or repulsion between this and this. हाँ ये भी ठीक है. Q is equals to, हाँ बिल्कुल सही. सब चीज़ फिलहाल ठीक है ना. अब आप एक काम करो, इसे एक थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, ऐसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, ऐसे आप करने जाओगे तो Q इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट में कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -50 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9. वैसे तो ऐसे ही भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे ही निकाल लेते हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है. लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बतानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं बताए तो ये बात गलत हो जाएगी फिर, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस तरीके से अगर कोई अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप फंस जाओगे, है ना. तो शॉर्ट मेथड क्या है, पहले ही वैल्यू मत रखो, कुछ शॉर्ट नहीं है, वैल्यू पहले नहीं रखनी है. मतलब मुझे पता ही तो था 1/4 F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. पहले ही क्यों रखी वैल्यू, किसने कहा था पहले वैल्यू रखने को, मत रखो. यहाँ से पहले Q स्क्वायर निकाल लो ना, कितना आया F R स्क्वायर, Q स्क्वायर इक्वल टू आया F R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, है ना. या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसको K लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, ऐसे कंफ्यूज करोगे तुम लोग. तो Q अपॉन R स्क्वायर, तो अब आप इसको सॉल्व करो. Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा F R स्क्वायर अपॉन K. यही आया. यहाँ से Q की वैल्यू बता, Q की वैल्यू आई अंडर रूट में F R स्क्वायर अपॉन में K. यही आई. अब देखिए R स्क्वायर से बाहर आ जा रहा है, तो क्या मिला Q इक्वल टू R अंडर रूट F अपॉन K. अब ये R की वैल्यू मेरी कम नहीं हो गई, ये क्वेश्चन भयावह भी कम लगेगा. और अगर कभी क्वेश्चन में बड़ी वैल्यू दे दी तो R को ऐसे स्क्वायर स्क्वायर वाला नहीं करना पड़ेगा आपको. यहाँ तो मान लो 25, 5 और 10 था, सिंपल स्क्वायर कर लिया. और केस में क्या करोगे, है ना. तो इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर वही आने वाला है, आंसर तो वही आने वाला है. ठीक है, मैं अब इसी फॉर्मूले में रखता हूँ, क्योंकि मैंने ये अच्छा फॉर्मूला है ज़्यादा, है ना, सॉल्व फॉर्मूला है कहूँगा. तो Q की वैल्यू आएगी R है 5 इंटू 10 रेज टू पावर -10 अंडर रूट के अंदर F मैंने कहा ले लो 4 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में K की जो वैल्यू है, K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9. देखो वहां पर क्या दिक्कत था ना, वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर उल्टा हो जा रहा था. अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता तो वो यहाँ पर आ रहा था. आप लोग शायद वो वैल्यू यहाँ लिख देते 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन वो नीचे आ रही थी, इसलिए मैंने K लिखा. ठीक है, ये भी समझना है आपको, समझते चलना है. तो Q की वैल्यू आई 5 इंटू 10 रेज टू पावर -10. ये अंडर रूट को सॉल्व करते हैं. 4 तो 2 बार आ जाएगा, 9 3 बार आ जाएगा, और इसको ऊपर भेजोगे तो -18, तो 10 की पावर -9 आ जाएगा. ठीक है, इसी तरीके से कुछ बनेगा ये. तो 5 2 जा होता है भाई 10, तो ये बना 10/3 10 रेज टू पावर -19, है ना. 10/3 10 रेज टू पावर -19. इसको नोट करेंगे, फिर हम इससे डायरेक्ट आगे को बढ़ते हैं भाई. ये भाई इसका मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ. चलिए, आंसर इसका 2 आ रहा है, आंसर इसका 2 आ रहा है. देखते हैं हमारा आता है नहीं. तो अपने पास Q निकल गया है. अब सिंपल फॉर्मूला लगाओ. कौन सा फॉर्मूला सर? फॉर्मूला वही वाला भाई, Q इक्वल टू NE. तो यहाँ से N इक्वल टू क्या आया, Q अपॉन E. तो N इक्वल टू Q की वैल्यू है 10/3 10 की पावर -19, और E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19. तो -19 ये गया. तो N की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 10 है, उसको 100 कर देते हैं, और नीचे ये 3 इंटू 16 हो जाएगा.
148, 100/48 आया भाई। देखो n इक्वल टू कितना आया, 100/48। अब ध्यान से देखना, n की वैल्यू जब 100/48 आई तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट, सुनना ध्यान से, क्या है 98, 2 बचा 20, 200, लगभग 4 टाइम 2.4 ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो इसको आपको क्या कर देना है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या पॉइंट में हो सकते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बढ़ाने का फायदा ही क्या फिर। तो n कितना आ गया, राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा, ये 2.44, 2 के बराबर, यही आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आए भाई, 2 के बराबर आ गए, है ना। जो मिस हो रहे थे उन बॉडीज में से, जब उनको हमने सेपरेट करा, बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन यहां से हो गए, ठीक है। टोटल 8 कराऊंगा यहाँ पर, 8 क्वेश्चन इसमें। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन बनाने के बाद 8-10 क्वेश्चन वहाँ कराऊंगा, है ना। 5 से पहले कर चुके हैं, फिर एक पूरा सेट लाऊंगा 40-50 क्वेश्चन का, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। और वो मिक्स क्वेश्चन सारे अलग अलग बुक्स से होंगे, इसमें बुक्स मैंने बहुत सारी यूज़ करी होंगी, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ये तो लगभग SLR उड़ा के मिलेंगे आपको, इसमें एस चंद वगैरह हो गए। इसके बाद जो मैं कराने वाला हूँ वो क्या है और क्यों होगा ये भी बता देता हूँ। इसके बाद हम करेंगे एस चंद, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे चैप्टर, उसमें बहुत टाइम है अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, तब तक हम 50-60 क्वेश्चन कर चुके होंगे, निपटा चुके होंगे। उसके बाद भी हम इसको करेंगे, इसमें 60 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, फिर भी इसको करेंगे। एक तो हो गया एस चंद, एक SC वर्मा लगाएंगे, ठीक है, एस चंद कर लेंगे, इसमें कर लेंगे SC वर्मा। और कुछ मॉड्यूल्स कराऊंगा मैं आपको। मॉड्यूल्स किसकी हैं, मॉड्यूल्स में कराऊंगा PW वाली, ठीक है। कुछ मॉड्यूल्स वहाँ से कराऊंगा, रेलिवेंट रहती हैं। और कुछ मोशंस के क्वेश्चन हैं, मोशन के क्वेश्चंस हैं जो वहाँ इंस्टीट्यूट में कराए जाते हैं, मेरे पास है ना। तो रेलिवेंसी बहुत ज़्यादा रखने की भी कोशिश करी गई है, ऐसा नहीं कि करते जा रहे हैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड है, जितना ज़्यादा डेटाबेस बन गया, जितनी ज़्यादा मेहनत कर ली, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उतना अच्छा है। इनफैक्ट इतना करने के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, इससे ज़्यादा, ठीक है, इतना तो करना ही है, इससे ज़्यादा अगर आप करते हो तो फिर मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। यहाँ बहुत रेलिवेंट भी ला रहा हूँ क्योंकि मोशन के करा रहा हूँ, PW के करा रहा हूँ, तो ये रेलिवेंसी के लिए इनसे करा रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा अगर रेलिवेंट करना है तो LN के आप ले सकते हो, LN के बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होता है, लेकिन वो हम लास्ट टाइम में करेंगे एग्जाम के। जब लास्ट टाइम आ रहा होगा ना तो उनके छोटे छोटे बुकलेट्स आते हैं, वो मैं तब कराऊंगा। और SCV एस चंद तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए इतने अच्छे हैं कि अगर कोई अलग सा क्वेश्चन आ गया तो वो भी बन जाए। तो इसीलिए ये सारा सोच समझ के एस चंद इसलिए करा रहा हूँ, ईजी बुक है तो थोड़े बहुत क्वेश्चन उसमें ईजी मिलते हैं, तो हर कोई उसको, है ना, समझ पाएगा। तो 3 हो गए भाई, चौथे वाले में जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है पिथ बॉल वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले समझो पिथ बॉल क्या होती है। पिथ बॉल मतलब वो नहीं होता जब पार्टी वगैरह होती है तो बैलून के अंदर छोटी छोटी सी थर्माकोल की बॉल्स डालते हैं, हाँ, तो ये इस एक बॉल को ही पिथ बॉल बोलते हैं, यही बॉल जो है पिथ बॉल होती है, ठीक है। अब बोला एक पिथ बॉल है जो कि 8 ग्राम की है। देख, पिथ बॉल का वेट कितना दिया है, मास 8 ग्राम दिया। मैंने हिंट भी दे रखा है इस क्वेश्चन में, ट्राई करो यार एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, हिंट दिया है इस क्वेश्चन में, सीधे बन जा रहा है। मास 8 ग्राम का है, वो एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रही है। मान लो ये पिथ बॉल है, ज्यादा नजदीक हो गया ना, मान लो पिथ बॉल ये है, हिंट के लिए भी देखता हूँ एग्जाम में, ऐसा लगे क्या ही आ गया, थर्मोकोल की बॉल होती है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है 5 × 10⁻⁻8 कूलम का, बहुत बढ़िया। What must be the nature and magnitude of charge that should be given to the pith ball? कितना मैग्नीट्यूड का और किस नेचर का चार्ज इसको मिलना चाहिए, है ना, कितना मैग्नीट्यूड का और किस नेचर का चार्ज इसको मिलना चाहिए। पिथ बॉल फ्रॉम अ सेकंड पिथ बॉल, एक और पिथ बॉल है B जो कि इसके नीचे फिक्स करी गई है, बोल रहा है फ्रॉम अ पिथ बॉल B फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मल बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। अब ये कहां पर फिक्स करा गया है, इसके 5 सेंटीमीटर नीचे। 5 सेंटीमीटर बोले तो
5 इंटू 10⁻⁻² मीटर नीचे इसके एक और पिथबॉल है। बोल रहा है कि ये पिथबॉल को मैंने ऊपर यहां फिक्स करा है, इस पे इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज है, इससे एक दूसरी पिथबॉल इसके जस्ट नीचे है B, जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि हमें इस पिथबॉल को स्टेशनरी रखना है, मतलब ये मूव नहीं करनी चाहिए, तो मैं कितना चार्ज इसको दूं। ये पिथबॉल मूव नहीं करनी चाहिए तो इसको कितना चार्ज दूं, यानी कि कितने उस जो चार्ज है, जो ये बी में जो बॉल है, ये जो बी वाली पिथबॉल है, इसमें कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब इस पिथबॉल में कितना चार्ज होना चाहिए कि ये इस बॉल को ऊपर ही रोक सके। और इसका नेचर भी बताओ। तो देखो इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, नेचर तो आप सीधे सीधे बता दे रहे हो, मैं नेचर ही पहले लिखता हूं। नेचर की अगर मैं बात करूंगा तो नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नहीं दिया है, मतलब कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस बॉल ने इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर ही रोके रखना है। तो कैसे रोकेगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव अगर ये है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस चक्कर में ये जो पिथबॉल है ये ऊपर ही लटकते रह जाएगी, है ना। तो नेचर ऑफ चार्ज कैसा होना चाहिए, नेचर ऑफ चार्ज जो है, नेचर ऑफ चार्ज जो है यानी कि ये बी वाली पिथबॉल का, वो तो आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, तभी बॉल ऊपर रुकी रहेगी। हाँ, इतनी बात तो हमको समझ में आती है। नेचर ऑफ चार्ज निकाल दिया, मैग्नीट्यूड की बात करो, इसका वेट मेरे को दिया है 8 ग्राम। तो अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, दोनों बॉल क्योंकि चार्ज हैं तो इनके बीच में एक फोर्स लग रही होगी। ये बॉल इस ऊपर वाली बॉल को एक F फोर्स से धकेल रही होगी, F फोर्स से, जो कि कूलम फोर्स होगी। और नीचे को देखो आप, इस बॉल में ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रही होगी। या फिर इस तरीके से कर लेते हैं, हमको स्टेशनरी बॉल तो ऊपर वाली रखनी है ना, तो ऊपर वाली बॉल पे जाते हैं, इसको छोड़ो। इस बॉल को स्टेशनरी रखना है तो वो कैसे रख पाएंगे, इस B की वजह से इस A वाली बॉल में, या फिर ये स्टेशनरी बॉल जिसको हमको रखना है, इस बॉल में एक फोर्स ऊपर को लग रही होगी, जो कि क्या है, कूलम फोर्स है। लेकिन ग्रेविटी भी इस पे एक फोर्स नीचे को लगा रही होगी, जो कि mg के बराबर होगी। तो ये बॉल स्टेशनरी तब रहेगी जब नीचे को जो ग्रेविटी इसको फोर्स खींच रही है, ये नीचे वाली बॉडी में इतना चार्ज हो कि ये कूलम फोर्स के बराबर आ जाए। मतलब कुल मिला के मैग्नीट्यूड के लिए जो कूलम्ब फोर्स है, जो बी वाली बॉल अपनी ऊपर ये ए वाली बॉल पे लगा रही है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, कम से कम ये ग्रेविटी के बराबर तो होनी ही होनी चाहिए, mg के बराबर तो होनी चाहिए, तब ये बॉल स्टेशनरी रह पाएगी, तब ये बॉल जो है वो स्टेशनरी रह पाएगी। तो सॉल्व कर लेता हूं भाई सीधे सीधे। कूलम फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r² इज इक्वल्स टू m टाइम्स g, म्यूजिक mg। 1/4πε0 को बोलते हैं 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू मेरे को दी है भाई 5 × 10⁻⁸, नो नीड टू चेंज। Q2 की वैल्यू मुझे निकालनी है और r² की वैल्यू मुझे पता है 5 × 10⁻² का स्क्वायर, यानी कि 25 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। अच्छे से ही लिख देता हूं, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, m × g के। m मेरे को दिया है 8 ग्राम, 8 ग्राम, तो 8 × 9.8 तो करूंगा m × g, लेकिन ये ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, तो 10⁻³ आएगा, तो 10⁻³ आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो भाई, अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, अब तो क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय हो गया। देखो 5 × 25, ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा है, नीचे पर थोड़ा सा कंजेस्टेड है ना। 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻4 को ऊपर भेजोगे तो +4 अपॉन में नीचे बचा 5, इधर आया Q2 है, और इधर दे ये क्या बना, ये 8 है ना, 8 × 8 = 64 का 4 कैरी 6, 8 × 9 = 78.4, 10⁻⁻3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर।
एक काम कर, ये 10 की पावर +4 ऊपर भेजा है, इसको नीचे ही रख ले, 10 की पावर -4, ठीक है। 10 की पावर -4 मैंने नीचे ही रख दी। क्यों रखी बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसको उधर भेजेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10 की पावर -7 आ जाएगा। तो 10 की पावर -7, ठीक है, ये 5 हो ही रखा है, बढ़िया। तो 9/5 एक साथ ले लेता हूँ, 10 की पावर +9 हो गया, 5 हो गया, 10 की पावर 9 और 10 की पावर -8 यानी कि 10 बचा इंटू Q2, ये बराबर है 78.4 10 की पावर -7 के। तो देख 9/5, अब कितनी बार 9/5 करोगे भाई, 10 Q2 इज इक्वल्स टू 78.4 इंटू 5/9, 5/9 10 की पावर -7 है ना। और ये 10 ऊपर है तो इस 10 को भी नीचे भेज देते हैं, तो ये 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा। कुछ नहीं, अब तो सिंपल से भी सिंपल है। Q2 इक्वल टू, जल्दी जल्दी करेंगे, कर लेते हैं। 5 4 20 का 0, कैरी 2, 5 8 42 का 2, कैरी 4, 5 7 30 39 392 आ गया। पॉइंट के बाद 0 तो 0 हटा सकते हो, नीचे बचा 90, 10 की पावर -7। तेरा आंसर है भाई। अब इस आंसर को निकालने के लिए थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, है ना। आई गेस मैं ज़्यादा ही लेट कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी स्लो स्पीड नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर 12th का लेक्चर है ये तो ज़्यादा ही स्लो स्पीड हो रही है। फिर भी चलो, ये कटेगा 2 से 45 बार, ये कटेगा 1 बार, ये कटेगा 2 9 जा 18, बचेगा 196/45। क्या आया, 196/45। 45 का इसमें जाएगा भाई 4 बार। कैसे कितनी बार जाएगा, 4 बार। और 180 हो जाएगा, बचेगा कितना, 90 6 16 बचेगा, तो बन जाएगा 160। 45 का 160 में जाएगा 3 बार, तो 4.3। तो मेरा Q2 की वैल्यू कितनी आई भाई, मेरी Q2 की वैल्यू आई 4.3 10 की पावर -7, ठीक है। तो हमेशा 2 डिजिट निकाला करो। जैसे मैं यहाँ पर अगर 2 डिजिट निकालूं, 16 बचा था ना, 45 टाइम्स 3 था तो वो बन जाएगा 135, तो बचेगा 15, है ना। फिर वो 150, तो 44.33 ऐसे कुछ आएगा, सॉरी 4.333 ऐसे कुछ आएगा, है ना। तो आप 4.3 जस्ट लिख दो, 10 की पावर -7, एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। आगे को हम बढ़ सकते हैं। नेचर मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव होना चाहिए तभी रिपल्सिव होगा, है ना। अब 5वां थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है, डराने वाला। 5वां थोड़ा सा भयानक क्वेश्चन है, डराने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन देख के वैसे डरावना है, बट थोड़ा सा इसमें एक 11th का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन वो 11th का कॉन्सेप्ट है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट लगते रहेंगे 12th में, है ना। तो हल्का हल्का सा क्लियर करते हुए भी चल रहा है आपको। इस इतने के अंदर फिट कर दूंगा मैं इसको, आ जाएगा क्या, हाँ लगभग आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं फिर भाई। आपकी स्क्रीन के सामने 1 सेकेंड, वेट अ मिनट। आपकी स्क्रीन के सामने अभी भी नहीं आया यार, मोए मोए हो गया थोड़ा सा। ये अपने इतने क्वेश्चन कर लिया है, देख लो। मैंने करेक्ट मैं अभी 5 ही लाया हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन में इसके बाद लाऊंगा। ये है 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिख तो रहा है, यहाँ मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। प्रूफ क्या करना है पहले वो लिख लेता हूँ, ठीक है। सीधे सीधे पढ़ने में इतना तो सबको समझ में आता होगा। t = √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr³ अपॉन Q1 Q2। भाई साहब ये क्या दे दिया, बस यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दिखने में भाई साहब इतना खतरनाक सा है कि बंदा छोड़ ही दे। बोलता क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m। इसके आपके सीधे ऐसा है ना, इसमें ज़्यादा आपको जाना नहीं है कॉन्सेप्ट में इतना। अगर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे गो थ्रू द प्रोसेस, समझो उसको।
फिर ऐसे ही कोई दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करो, अभी से एकदम सर पकड़ के नहीं बैठ जाना है ना कि कॉन्सेप्ट नहीं आया इस काम में को, कॉन्सेप्ट आ जाएगा धीरे धीरे। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज कैरी कर रहा है माइनस का q1, तो ये मेरा पार्टिकल है, मास इसका m है, चार्ज इसमें माइनस का q1 है, इज मूविंग अराउंड द चार्ज प्लस q2, एक चार्ज है भैया प्लस वाला q2, इसके अराउंड ये चार्ज मूव कर रहा है इन अ सर्कुलर पाथ। हाँ, इज मूविंग इन अ चार्ज q प्लस q2 along a circular path of radius r, इसकी रेडियस जो है भाई वो r है, रेडियस जो है वो r है। प्रूव दैट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस q1 अराउंड माइनस q प्लस q2 इज गिवन बाय दिस। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमको ये प्रूव करना है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अपने को ये यूज करना है। एक हिंट देता हूं पहले जिसका बन जाएगा बहुत बढ़िया। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, अभी एड जनरली क्वेश्चन लास्ट में आए ना, ये सर खाने वाला क्वेश्चन, लेकिन अभी के लिए इजी है। अभी तक हमने पढ़ाई क्या है, अभी तक हमने पढ़ाई क्या है, कूलम्स लो। तुम ये वाला दिमाग लगाओ ना, तुम वो वाला दिमाग लगाओ, तुम ये वाला दिमाग लगाओ कि अभी तक क्या पढ़ा है, कूलम फोर्स। तो क्वेश्चन कहां से आना चाहिए, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसका जहां पर यूज हो वहां से क्वेश्चन आना चाहिए। सर्कुलर पाथ है, इसका यूज कहां कर सकते हो, ये देखो काम बन जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसका यूज हम कैसे करेंगे, देखो सर्कुलर पाथ है तो इस पे एक फोर्स लग रही होगी बाहर को, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² बाई आर। सिमिलरली इसमें अंदर को एक फोर्स लग रही होगी, कुलम फोर्स F से दिखा देता हूं। तो ये जो कुलम फोर्स है ये mv² बाई आर के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कुलम फोर्स क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mv²। अपॉन में r, यहां से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r अपॉन आर स्क्वायर, r से r स्क्वायर कट जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी। और ये m जो है ये नीचे आ जाएगा, तो इसके मल्टीप्लाई में m ला लेते हैं। तो v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। m की जगह mr लिख देता हूं, कुछ गलत तो नहीं हो गया, नहीं। तो भाई v निकल गया, v निकल गया, कुछ मत कर, इस v को पकड़ और सीधे सीधे एक इक्वेशन में पुट कर, और उस इक्वेशन का नाम है v। मतलब क्या होता है, स्पीड ही तो होता है। हमने क्या निकाली है, स्पीड निकाली है। यहां क्या पूछ रहा है, टाइम। इस इक्वेशन में v कहीं नहीं है ना, तो सब्स्टिट्यूट किसको करना है, v को। मेरा आंसर ये आया। सर आपको ऐसे पता v को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस इक्वेशन में कहीं v दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहां भी फालतू है, इस v को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर जो चीज नहीं चाहिए होती उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस इक्वेशन में v कहीं नहीं चाहिए था, तो इसको यहां से उठाओ, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे तो टाइम निकालना है, टाइम इक्वल टू क्या होगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक बोल रहा हूं क्या, हाँ ठीक है। टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। क्या बोल रहा हूं मैं, है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, वही तो मैं कहूं। डिस्टेंस देखो सर्कुलर पाथ है, डिस्टेंस देखो सर्कुलर पाथ है, तो क्या रहने वाला है, 2 पाई आर। 2 पाई आर अपॉन में v तो भाई मैंने अब भी निकाला है यार, ये तो पाप हो जाएगा ना बता के। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई mr। अब देख, मुझे तो वहां t के अंडर रूट में ये सब है ना, तो मतलब t का स्क्वायर हुआ होगा, उस स्क्वायर को वहां भेज दिया होगा, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, t स्क्वायर और इधर भी इस पूरे का स्क्वायर। आंसर तेरे हाथ में, आंसर बिल्कुल आपके हाथ में है, आप इसको इजीली अब यहां से निकाल सकते हो। देखो टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। नीचे ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, है ना। अंडर रूट क्यों हटेगा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 से 2 कट गया, यानी कि पावर 1।
तो अंडर रूट हट जाएगा भाई 1/4πε0 Q1 Q2 बाई MR। ठीक है, मैंने गलती से जो प्रूव करना था वो भी मिटा दिया, तो जो प्रूव करना था वो लिख देता हूँ। हाँ, पीरियड ऑफ एलिवेशन 16π³ MR³ अपॉन Q1 Q2 भाई, यही प्रूव करना है ना। आओ देखो ये बन गया है, मैच करते हैं। T इक्वल टू अंडर रूट के अंदर है, T इक्वल टू T को यहाँ अंडर रूट कर देता हूँ। ठीक है, देख 4πε0 ऊपर जाएगा, 4πε0 4π² R² पहले से है, ये MR² भी ऊपर जाएगा या MR भी ऊपर जाएगा, और नीचे है Q1 Q2। ठीक है, Q1 Q2 T इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, ध्यान से देख, 4 4 जा 16, पाई स्क्वायर से पाई मल्टीप्लाई होगा तो π³, एप्सिलॉन ऐसा ही रख दो, ε0 सॉरी ε0 ऐसे ही रख दिया, फिर m लिखा, फिर R² से R मल्टीप्लाई होगा तो R³ अपॉन में Q1 Q2, 16 π³ ε0 MR³ Q1 Q2 हेंस प्रूव्ड। है ना, अगर क्लियर नहीं दिखा यहाँ पर मेरे करते वक्त तो रीअरेंज कराया जस्ट, और कुछ नहीं करा है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आता है भाई, है ना। इसमें बस कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है कि पढ़ा जो है उसी से तो क्वेश्चन पूछेगा ना यार, कॉमन सेंस। चलो फिर 3 क्वेश्चन इसके बाद करा दो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है एक, बी रेडी। तो भाई चलिए एक अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको मैं लिख के भी लाया हूँ खुद से। लिख के क्यों लाया, क्योंकि ये बैच में के अलावा जो है यूट्यूब में भी डलने वाला है ना। यूट्यूब में मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्च काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, तो मैं उसको यूट्यूब में भी डालूंगा ज़रूर से। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, सर्च करा जाता है इसको, लोग कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। असल में ये सिलेबस का है, कितना रेलिवेंट है कितना रेलिवेंट नहीं है, उस सेंस में अच्छा क्वेश्चन है। और जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनको बता दूँ कि अपना एक जीत बैच चल रहा है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जीत बैच में मैंने ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। जो लोग जीत बैच का ही लेक्चर देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आप एक अच्छे राह पे हो, है ना। जब चैप्टर ख़त्म होगा ना, आपका कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस जीत बैच में मैं लगभग सारी चीज़ें ही करा रहा हूँ, है ना। और जो इसको अच्छे से देख रहा है वो बता दूं कि 100% अपना चैप्टर तो कंप्लीट होगा ही, लेकिन एक कंडीशन है भाई। एक कंडीशन क्या है, मैं 1 शॉट डाल रहा हूँ, और उन 1 शॉट में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज़ हो, हर चीज़, क्वेश्चन भी, PYQ भी, थ्योरी भी, सब की सब चीज़ें। बस एक चीज़ नहीं करा पाऊँगा, PYQ भी करा दूंगा भाई, बोर्ड के भी करा दूंगा, नीट के भी करा दूंगा, JEE के भी करा दूंगा, लेकिन एक चीज़ नहीं हो पाएगी, क्या, NCERT के क्वेश्चन। उनकी मैं अलग से या तो वीडियो बना लूँगा, है ना, या आप कहीं से बुक वगैरह का रेफरेंस लेके कर लेना। इजी लगेंगे भाई NCERT के क्वेश्चन, जब इतने अच्छे लेवल के कर रहे हो तो, है ना। NCERT के क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं इस बैच में, मतलब इस बैच में कराऊंगा, बट अभी वो टाइम नहीं है। लास्ट के टाइम पे मैं NCERT के तो अलग ही लेक्चर बनाऊंगा। इस टाइप का मैंने कुछ सोचा है, क्योंकि NCERT भी ज़रूरी है, छोड़ूंगा तो भाई कुछ नहीं, है ना। जीत बैच के अंदर हर चीज़ आएगी, जीत तो होके रहेगी 2025 में। देखो फिर 2025 की जीत का जस्ट मनाएंगे तब। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास m kg, 2 छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, है ना। दोनों का जो मास है वो m kg है, यानी कि दोनों ही स्फीयर्स, मान लो ये स्फीयर है मेरा, तो इस स्फीयर का जो मास है वो कितना है, ये स्फीयर है अपना, इसका जो मास है वो कितना है, m है, kg में है तो चेंज करने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ईच हैविंग मास m kg एंड चार्ज q कूलम्स, और दोनों के पास जो चार्ज है वो भी क्या है, q कूलम है, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो भाई दोनों के ही पास है, इसका मतलब जो दोनों स्पेयर्स हैं, बोथ स्पेयर्स जो भी मुझे दिए गए हैं, वो मैं एक तरफ से कह सकता हूं आइडेंटिकल टाइप के हैं, है ना। इस बात को ध्यान में रखना, आइडेंटिकल मतलब जरूरी नहीं है एक जैसे हो, बट
मास और चार्ज के उसमें तो भाई आइडेंटिकल ही है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड। अच्छा मैं डायग्राम क्यों बना के आया, क्योंकि अगर मैं यहाँ ऐसे बीच वीडियो में, बीच लेक्चर में इस टाइप का डायग्राम बनाने बैठता तो ये बहुत टाइम खाता है ये डायग्राम, है ना। तो मैं पहले से ही एक अच्छा और साफ सुथरा डायग्राम बना के आया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी ये मैंने बनाया कैसे है, इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद पूरा क्वेश्चन सब मिटा के वैसे भी मैं बनाऊंगा, दो बार इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे, ठीक है। Is having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating thread। एक पॉइंट है A, यहां से इंसुलेटिंग थ्रेड से ये सस्पेंड किए। इंसुलेटिंग थ्रेड मतलब जिसमें करंट पास ना हो, जिसमें चार्ज इधर से उधर ना जा सके। तो ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड है और ये एक इंसुलेटिंग थ्रेड है, ठीक है। ईच L मीटर लॉन्ग एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। अब ये जो इंसुलेटिंग थ्रेड है ये L मीटर का है। कितने लेंथ किसकी कितनी है इसकी, L मीटर है। और इस वाले इंसुलेटिंग थ्रेड की भी L मीटर ही लेंथ है, लेकिन मास इसका नेग्लिजिबल है। मतलब मास तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, थ्रेड, लेकिन बहुत ही हल्का सा मास है, कि आप मानो ना मानो एक ही बात। इफ थीटा इज द एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। ध्यान से देखना, क्या अटेन कर लिया है उसने, इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम अटेन हो रखा है और ये दोनों के दोनों थ्रेड वर्टिकल, वर्टिकल मतलब ये सीधी वाली लाइन, इसके साथ जब थीटा बना रहे हैं, ये डायग्राम दिया नहीं रहता भाई, डायग्राम नॉट गिवन, डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा। क्या बोला था, दो स्मॉल स्पेयर हैं, ठीक है, जिनमें मास m kg है, चार्ज जो है वो q कूलम है, उसको आपने सस्पेंड करा L मीटर लंबे इंसुलेटिंग थ्रेड से जिनका नेग्लिजिबल मास था, और वो इक्विलिब्रियम में इस वर्टिकल के साथ, इस डॉट डॉट वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बनाते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन को प्रूव करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है पहले ये समझो। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जब सारी बॉडी में लगने वाली फोर्स बराबर हो जाती हैं, जब बॉडी में लगने वाली फोर्स कैंसल आउट होने लग जाती हैं। तो जब ये इस पोजीशन में था तो इस पे ये भी फोर्स लगी, ये भी फोर्स लगी, ये भी कैंसिल आउट हो गई, ऊपर नीचे वाली भी कैंसिल आउट हो गई। ये फोर्स समझेंगे अभी, जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन। अभी तक हमें डायग्राम में सिर्फ इतना ही पता चला कि मैं बार यहां पर बना के दिखाता हूं। एक ऊपर पे पॉइंट है, लेट से ए, इससे दो इंसुलेटिंग थ्रेड है, ईच ऑफ L लेंथ, इससे दो चार्ज स्फीयर को आपने टांग रखा है। अभी तक हमें सिर्फ इतना ही पता चला, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कि एक और चीज ने बताई कि ये वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे है। कितने पे हैं, दोनों ही थीटा एंगल पे हैं, ठीक हो गया। अब देखो फिर मेरी बात, इन दोनों की हम ज्वाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। कितनी है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो इक्विलिब्रियम है क्योंकि, और बीच में वर्टिकल है, तो ये बीच में वर्टिकल से इधर वाली डिस्टेंस भी r/2 और इधर वाली डिस्टेंस भी r/2 है ना। ये पूरी r है, तो इस चार्ज से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी हुई, r/2, और सिमिलरली इधर भी r/2। इतना तो क्लियर हो गया होगा, वही यहां पर मैंने शो अप करा है, बहुत अच्छी बात है। अब मेन चीज जो समझने वाली है वो समझो, मेन चीज जो समझने वाली है वो समझो। ठीक है, ये L मीटर लंबे वायर से जब आपने इन वजन को लटकाया है, जब आप किसी वायर में किसी वजन को लटकाते हो, है ना, तो एक टेंशन फोर्स वायर में काम करती है, जो कि वायर के अलोंग काम करती है। जहां से वायर जुड़ा होता है तो इधर को एक टेंशन की फोर्स काम करेगी, सिमिलरली इधर को भी एक टेंशन की फोर्स ही काम करेगी, और नीचे काम करेगी ग्रेविटेशन की mg फोर्स, जो मैंने यहां पर दिखाया है। नेचुरल फोर्सेस यहां दो ही हैं, जो कि है टेंशन की फोर्स और mg की फोर्स। दोनों को नीले से रिप्रेजेंट किया है, अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। ऊपर को टेंशन की फोर्स लगेगी, नीचे को mg की फोर्स लगेगी। क्या बात सही है? सही है। अब सर इसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज तो मेरे को गिवन थी भाई, तो मैंने अपने मन से कर लिया इतना, तो ठीक है गिवन देख के। लेकिन अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा। क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है, प्रूव दैट q स्क्वायर इक्वल टू 4mgl² sin थीटा tan थीटा टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो इसमें साइन भी ला गया, ये tan भी ला गया। ये सारी चीजें मैं कहां से लाऊंगा? मुझे tan का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि tan sin cos से मिलके ही बनता है, sin बाई cos tan होता है। और sin का भी मुझे पता है कि sin यहां पर आ रखा है। तो मुझे एक चीज जरूर पता है कि ये sin cos सिर्फ तभी आता है जब किसी चीज को हम उसके कंपोनेंट में तोड़ देते हैं।
तो इसी तरीके से यहां पर हम इसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। mg को कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन कर रही होगी बैलेंस, बिल्कुल सर। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी नहीं पता। सिमिलरली इस mg को भी ऊपर की नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रही होगी, इस नॉर्मल रिएक्शन की क्या वैल्यू होगी ये भी नहीं पता। नहीं पता, सही में नहीं पता, ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया फिर ये तो जी, बहुत बढ़िया हो गया। निकालेंगे कैसे फिर सर इस फोर्स को? आपने अगर ध्यान से सुना तो हर जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। तो ये दो कंपोनेंट में मैंने इस टेंशन की फोर्स को तोड़ा, एक y में एक x में। यहां भी टेंशन की फोर्स को तोड़ा, एक y में एक x में। तो आप ध्यान से देखो, ऊपर को जो काम कर रहा है वो क्या होगा, ये थीटा है ना, तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा बना और ये भी थीटा बना। जिस साइड थीटा होता है उस वहां कॉस का फंक्शन लगता है, तो यहां पर t है तो ये हो जाएगा t कॉस थीटा, और इसके x एक्सिस में हो जाएगा t साइन थीटा। सिमिलरली यहां भी t कॉस थीटा और यहां भी t साइन थीटा। यही मैंने कुछ करा है भाई, देख ले। ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ, ये थीटा था तो ये भी थीटा हुआ। ऊपर को t कॉस थीटा, इधर को t साइन थीटा, इधर को t कॉस थीटा, इधर को t साइन थीटा। और मुझे ये नहीं दिया कि इस चार्ज का नेचर क्या है, तो मैं पॉजिटिव ही तो मान के चलूंगा, सामने नेगेटिव नहीं लगाया है तो मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है भाई, इसमें सिर्फ डायग्राम समझना है, एक बात ध्यान में रखना, डायग्राम समझ में आ गया मतलब बात खत्म हो जाएगी। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल्शन की ये इस पे फोर्स इधर को लगाएगा और ये इस पे फोर्स इधर को लगाएगा, तो ये इस पे इधर को फोर्स लगा रहा है ये वाली, ये इस पे इधर को फोर्स लगा रहा है ये वाली, और ये फोर्स इक्वल होगी यार। क्यों होगी इक्वल? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है, इनका मास सेम है, इनका चार्ज सेम है, और डिस्टेंस तो भाई सेम रहनी है। वर्टिकल के साथ भी डिस्टेंस सेम है, तो ये फोर्स भी सेम ही लगाएंगे। तो इसने भी F लगाई और इसने भी F लगाई, है ना। डिस्टेंस का मैं आपको बता चुका हूं, नीचे को mg बता चुका हूं, ऊपर को t cos थीटा लगती है बता चुका हूं। ये टेंशन था, इधर ये थीटा था तो ये भी थीटा बना, इधर इसलिए ये t cos थीटा आया जहां को थीटा है, जहां थीटा नहीं है वहां t sin थीटा आया। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। जहां थीटा होता है ना भाई वहां t cos का फंक्शन लेते हैं, कभी भी ध्यान में रखना। अगर जिसको नहीं भी पता, ये बीच वाला रिजल्टेंट मान लो r था, ये मान लो r था, इधर कुछ था, इधर भी कुछ है। ये थीटा अगर यहां है तो यहां r cos थीटा बनेगा और दूसरी साइड r sin थीटा बनेगा। ये रूल होता है एक, ठीक है, जिसको नहीं पता। अगर ये r यहां है और थीटा यहां से है तो यहां r cos थीटा बनेगा और यहां r sin थीटा बनेगा। ये कंपोनेंट में तोड़ना है, जिसको नहीं पता तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, इतनी सी बात है। तो अब सॉल्व करना शुरू करें। देखो इक्विलिब्रियम जब है, ये मिटा देते हैं नीचे का, है ना, बच्चे थोड़ी बार पढ़ लेंगे। एट इक्विलिब्रियम, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है ना डायग्राम में, एक बार डायग्राम बनाओ कॉपी में, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फोर्सेस का एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी यहां से देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये नीचे की जो mg फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऊपर वाला t cos थीटा। देख ले भाई, अच्छे से देख ले। और ये जो इधर को लगने वाली, इसकी वजह से लगने वाली रिपल्सन की फोर्स है F, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ये t sin थीटा। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर देता हूं। क्यों, हम तो नहीं मानते, क्यों करा ऐसा? मुझे यहां आंसर में tan दिख रहा है, तो मैंने कहा साइन अपॉन कॉस करूंगा तभी tan आएगा। तो मैंने इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 कर दिया। तो ऐसा करता हूं, मैं इस वाले फंक्शन को इधर लिख रहा हूं, ठीक है। t साइन थीटा इक्वल टू f, यही है इक्वेशन 2, ज्यादा कुछ नहीं करा, बस इक्वल टू के इधर उधर कर दिया है। और वो है t cos थीटा इक्वल टू mg। ये क्या, बिल्कुल है। ध्यान से देखोगे तो t से t कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा,
टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एफ अपॉन एम जी। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इंपॉर्टेंट इक्वेशन को हम एक्स नाम देते हैं भाई। एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की भी लाइफ में, ठीक है। इतनी सी बात है, बस आंसर आ गया। हाँ आ गया, आ गया। कैसे आ गया सर, आओ देखते हैं। ये तो हो ही गया होगा ऊपर वाला। अगर आपको पता है हियर ये जो एफ फोर्स है ये क्यों लग रही है, ये चार्जेस के बीच में सेम नेचर की वजह से रिपल्शन वाली फोर्स है, तो ये एफ एक काइंड ऑफ कुलम्ब फोर्स हुई क्या, कुलम्ब फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपेल कर रहा है तभी तो लग रही है। सिमिलरली यहाँ भी है, आपने किसी भी एक की फोर्स को उठा लेना है, ऐसा नहीं दोनों में, इधर भी टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, इधर भी एफ इक्वल टू टी साइन थीटा, नहीं, एक का निकाला ना हमने, फिर डिवाइड कर दिया। तो यहां से एफ वेक्टर की क्या वैल्यू आएगी भाई, मुझे पता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों चार्जेस तो सेम ही है, दोनों का मास भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, तो इसको भी Q लिखो, इसको भी Q लिखो। क्यों लिखा ऐसा, सिंस द चार्जेस आर आइडेंटिकल, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो यहां से एफ वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आई, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसको इसमें पुट कर दो 10 में, पुट कर देते हैं इसको, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर x। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू आया 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी, Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ फिर, चिंता मत करो, लास्ट में मैं एक अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा और दोबारा, अभी मैं नोट भी कर लेना तो काफ़ी है। यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ क्यू स्क्वायर ही पूछा है ना, क्यू स्क्वायर निकाल लो, क्या आएगा, टेन थीटा आर, इसको ऐसे लिख देते हैं, रुको, आर स्क्वायर एम जी टेन थीटा या अलग ही लिख देता हूँ, आर स्क्वायर एम जी यहाँ भेजा, टेन थीटा वहाँ था और 4πε0 भी वहाँ भेज दिया, तो ये मेरे क्यू की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं देखता हूँ मेरी वैल्यू क्या मैच करी, यार एम जी तो मैच कर गया है ना, 4πε0 भी मैच कर गया, टेन थीटा भी मैच कर गया, यहाँ ये एक्स्ट्रा आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 और ये एल, ये कहाँ से लाऊं, ऐसा क्या है इन दोनों इक्वेशन में जो इसको चेंज कर रहा है। मैंने ध्यान से देखा, मुझे पता चला 4πε0 इधर भी है उधर भी है, टेन थीटा भी है ही है, टेन थीटा भी है, एम जी भी है, ये आर ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं है, इसका मतलब ये आर को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आर को मैं सब्स्टिट्यूट कैसे करूं, आर क्या था भाई, आर का मतलब है सर, आर का मतलब है सर इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस, आर का बीच है मतलब है इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का मेरे पास तरीका क्या है, अगर मैं पूरी डिस्टेंस को निकाल लूं तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये मैंने r/2 करा है, क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं। देखो कैसे, इसको रेज कर लेते हैं, देखो भाई
ये मैंने पॉइंट नाम दिया है ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर हम ध्यान से देखेंगे ए बी सी वाले ट्राइंगल में, तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि ऊपर क्या चाहिए, साइन नहीं है ना, एक तो ऊपर साइन नहीं है मेरे पास। तो अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो देखो चमत्कार हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां पर कितनी है, r/2 है, r/2। तो r/2 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई, l है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है भाई, l है। आपका आंसर आ गया। इसको और अच्छे से लिखोगे तो क्या बनेगा, r/2l। तो साइन थीटा क्या आया, r/2l आया, सीधे लिख दूं, देख साइन थीटा इक्वल टू आया r/2l। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा भाई, यहां तेरे पास r² है, यहां r है, तेरे को तो r को सब्सटीट्यूट करना है ना, तो तेरे को r को सब्सटीट्यूट करना है। तो यहां से पता चला r इक्वल टू है 2l साइन थीटा। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, r की वैल्यू ये है। तो r की वैल्यू को यहां पर स्क्वायर मत कर, चल यहीं पर रख दे, पुट कर दे, r की वैल्यू को यहीं पर इसमें पुट कर दे, जो इक्वेशन निकल के आई है ना इस पे पुट कर दे। तो क्या मिलेगा देख, q² इक्वल टू r² की जगह रखा 2l साइन थीटा का स्क्वायर, टेन थीटा, फिर उसके बाद है mg टेन थीटा, इसको एक साथ ले लेता हूं, mg टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर सब चीज ऐसी ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा ही है, टेन थीटा ऐसा ही है, mg ऐसा ही है, r² की जगह 2l साइन थीटा का स्क्वायर रख दिया। कुछ गलत किया क्या, नहीं। स्क्वायरिंग आप पहले भी कर सकते थे, ठीक है, r में अगर किसी को यहाँ लग रहा है तो q² की वैल्यू कितनी आई, 2 2 जा 4 l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तेरा आंसर तेरे हाथ में है मेरे भाई, इसको अच्छे से मैनेज करके लिख दो। q² इक्वल टू 4 पहले लिखता हूं, फिर mg को लिख लेता हूं, फिर l² साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं, फिर tan थीटा को लिख देता हूं, फिर ब्रैकेट लगा देता हूं, फिर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूं। आपका आंसर आपके हाथ में। ये तो प्रूफ करना था, देख लो एक बार, देख लो, फिर मैं पूरा दोबारा से कर रहा हूं। एक बार देख के जाना यार, दोबारा वाला प्लीज देख के जाना, अभी क्लियर कर लो इसके कॉन्सेप्ट, है ना। 4 mg l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q² की वैल्यू है, q इक्वल टू इसका अंडर रूट आ जाएगा। हाँ कोई q भी निकालना चाहे। अब देख लो, मैं ऊपर का क्वेश्चन मिटा देता हूं एक बार। देखो क्वेश्चन में हमको दो स्पेयर दिए थे, कुछ चार्ज गिवन नहीं था, तो हमने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। ये इस पे एफ वेक्टर की फोर्स लगाएगा इधर को, जो कि कूलम्ब फोर्स है। सिमिलरली ये भी इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, दोनों आइडेंटिकल थे तो दोनों फोर्स भी सेम लगाएंगे। इक्विलिब्रियम में इस एफ वेक्टर को बैलेंस करेगा टी साइन थीटा, और इस वेक्टर को, इस एफ वेक्टर को भी बैलेंस करेगा टी साइन थीटा। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, ऊपर को टेंशन फोर्स लगी टी, नीचे को mg लगी, यहां पर कोई कंपोनेंट निकाला तो ये थीटा था, तो ये भी थीटा आया, तो ये टी कॉस थीटा आया, और नीचे वाला टी साइन थीटा आया। डिस्टेंस दोनों के बीच की r कंसीडर करी, तो ये बीच में वर्टिकल है, बीच में वर्टिकल है, तो आधी डिस्टेंस जो है वो r/2, और इधर से भी आधी डिस्टेंस जो है वो r/2। हमसे पूछ रहा था कि तुम q² की वैल्यू को कैलकुलेट करो। हमने कहा जब इक्विलिब्रियम है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या हुआ देख, मैंने कहा इस फोर्स को, ये एफ वेक्टर को ये टी साइन थीटा में बैलेंस कर रहा होगा, तो मैंने लिखा टी साइन थीटा जो है ये एफ वेक्टर या फिर ये एफ के बराबर आएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और सिमिलरली इस mg को ये टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, तो टी कॉस थीटा जो है ये बराबर हो जाएगा mg के, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ऊपर नीचे कौन बैलेंस कर रहा है उनको इक्वेट कर दिया, दाएं बाएं कौन बैलेंस कर रहा है उनको इक्वेट कर दिया, आंसर आपके हाथ में आ गया। क्योंकि आंसर में साइन चाहिए था, सॉरी tan चाहिए था, तो मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिला टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू एफ अपॉन mg। मेरे भाई टी से टी कटा, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन mg, यहां से मिला मेरे को
tan थीटा इक्वल टू एफ अपॉन एम जी मिला। अब ये एफ जो है यहाँ पर, ये एफ तो है कुलम फोर्स, ये एफ तो है कुलम्ब की फोर्स, कुलॉम फोर्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ से पता चला कि ये जो tan थीटा की वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस सेम है तो Q1 Q2 Q ही होंगे तो Q स्क्वायर, अपॉन में डिस्टेंस उनके बीच की R है तो R स्क्वायर, मल्टीप्लाई में mg क्योंकि ये इसके डिवाइड में है तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू mg। ठीक है, यहाँ से पता चला कि जो tan थीटा की वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट करी, हमने कहा क्यू स्क्वायर ही निकालना है और यहाँ के हिसाब से हमारे क्यू स्क्वायर की वैल्यू आती है आर स्क्वायर एम जी टैन थीटा, आर स्क्वायर एम जी टैन थीटा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कंपेयर किया, हमने कहा पूछा ये है, आ रहा ये है, दिक्कत क्या दे रहा है, दिक्कत दे रहा है ये आर। हमने कहा आर को कैलकुलेट कर देते हैं, हमने कहा आर को ही जड़ से निकाल फेंकते हैं। हमने कहा आर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखो हमने कहा ए बी सी ट्राइंगल, या फिर तुम चलो अभी इस बार ए डी सी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए डी सी ले लेते हैं, इसमें भी सेम ही आंसर आने वाला है। यहाँ अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर यहाँ भी भाई r/2 है और हाइपोटेनियस यहाँ भी l है। तो यहाँ से पता चला कि साइन थीटा जो है वो है r/2l के बराबर, क्योंकि हमको r चाहिए तो r निकाला जो कि आया 2l साइन थीटा के बराबर, जो कि आया 2l साइन थीटा के बराबर। r की वैल्यू आई 2l साइन थीटा के बराबर। अब कुछ नहीं करना, इस r को बस यहाँ पर पुट कर देना है, इसको यहाँ पर बस प्लेस कर देना है अच्छे से और अपना आंसर अपने हाथ में आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू r की जगह रखा 2l साइन थीटा का स्क्वायर इंटू एम जी टेन थीटा टाइम्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2l साइन थीटा का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर 4l का स्क्वायर l स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इनटू में mg इनटू में tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं करा, फिर इसको अच्छे से रीअरेंज करने का काम किया, रीअरेंज करने का काम किया तो कुछ ऐसा निकल के आया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4, फिर जिनमें स्क्वायर नहीं है उसको लिख दिया mg, फिर जिनमें स्क्वायर है उसको लिखा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर जो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें स्क्वायर नहीं है उसको लिखा डेट इज tan थीटा, और उसके साथ मल्टीप्लाई में ये कांस्टेंट टर्म 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाला तो अपने को अपना आंसर मिल गया। और ये राइट मिल गया कि हम यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिख दें, हेंस प्रूव्ड। याद ही कर लेना इसको, सही बता रहा हूँ, याद कर लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ रहा है।